वेश्यावृत्ति के धंधे से उन्हें देख देख कर और लगातार आने वाले ग्राहकों से मेरठ के कबाड़ी इलाके के लोग परेशान हो गए थे। वे लगातार इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किया करते थे, लेकिन कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की जाती थी। अचानक से साल 2019 में कोर्ट का एक फैसला आता है और वेश्यावृत्ति के धंधे पे कबाड़ी इलाके में सभी कोठों को बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। इस आदेश के बाद कोठे के संचालक जो थे वो परेशान हो गए। उनके सामने आर्थिक तौर पर संकट खड़ा हो गया। उनके लिए दिक्कत यह थी कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। वे लगातार अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करते रहे। साल 2023 आते आते कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मेरठ के कई इलाकों में यह धंधा अब नए रूप में फैलता चला गया और अब से 3 से 4 महीने पहले सितंबर 2025 के आसपास पुलिस की रेड पड़ती है अलग अलग इलाकों में। और अलग अलग इलाकों से आप सोचिए, कहीं कंप्यूटर संचालक तो कहीं स्पा सेंटर संचालक तो कहीं ब्यूटी पार्लर। इन सभी जगहों पर वही पुराने वाले कोठे एक नए रूप में आ चुके थे। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मेरठ में स्पा संचालक, इस धंधे को फलने फूलने में देरी नहीं लगती, ऐसा आम जनता कहती है, क्योंकि यहां पर ग्राहक खोजे नहीं जाते, ग्राहक खुद चलकर आते हैं। लेकिन जब अदालत की तरफ से एक फैसला दिया गया था मेरठ के कबाड़ी इलाके को लेकर, जो कोठे के लिए फेमस है, मेरठ के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की छापेमारी चलती है सितंबर 2025 में। इससे पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी थी, तब भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दिया था। इनमें दर्जनों युवतियां न सिर्फ बरामद की जाती थी, बल्कि कई बार तो लाइव फुटेज तक देखे गए। सितंबर 2025 की रेड के बाद अचानक से इस मामलों में कमी देखी जाती है। लोग इनसे बचते रहते हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें? इसके लिए इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इस पूरी टेक्नोलॉजी और इस पूरे खेल को समझे उससे पहले हम चलते हैं साल 2019 में, जब एक कोर्ट का फैसला आया और अचानक से कबाड़ी इलाके में चलने वाले कोठों को बंद कर दिया जाता है। इस आदेश के बाद जो कोठे के संचालक थे, उनके लिए आर्थिक स्तर पर जीवन यापन के लिए दिक्कतें होने लगी। उन्होंने कई बार पुनर्विचार याचिका दाखिल की, पुलिस वालों के चक्कर काटे, लोगों से बातचीत की, लेकिन वो नहीं, मतलब उसको दोबारा से रिज्यूम नहीं किया जा सका। साल 2023 आते आते अचानक से उनको ढील दी जाती है। पुलिस की तरफ से शर्त के तौर पर, यानी शर्तिया तौर पर उन्हें यह कहा जाता है कि वो किसी भी तरीके से देह व्यापार का काम नहीं करेंगे, वो अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, यानी नाच गाने के साथ। उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद कई कोठों को खोला जाता है, कईयों को बंद तब भी रखा जाता है। जब इन कोठों को खोला जाता है तो उसमें नाच गाने का प्रोग्राम चलता है, 200 रुपए की रसीद ली जाती है। लेकिन कोठे के संचालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या अब यह हो चुकी थी कि सिर्फ 200 रुपए की जो रसीद काटी जाती थी, उसमें नाच गाने भर से आने वालों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने इसका भी एक तोड़ निकाल दिया। वहां काम करने वाली युवतियों के लिए सबसे अच्छा यह तरीका लगा कि वो अब इसे देह व्यापार में किसी तरीके से कन्वर्ट कर दें, यानी नाचने गाने वाले जो आए हैं उनसे हिडन तौर पर पूछा जाए, उनसे चर्चा की जाए और उन्हें ग्राहक बनाया जाए। फिर किसी कमरे में ले जाकर उनसे पैसे लिए जाए और उनको सेवाएं दी जाए। यह तरीका उन्होंने उस दौरान निकाला। लेकिन फिर से जब पुलिस की रेड पड़ती है तो यह तरीका भी खत्म हो जाता है। उन्होंने कबूल किया कि वो 200 रुपए वाली इन रसीदों के सहारे जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने देह व्यापार को फिर से चुन लिया। अब इन पर सख्ती फिर से लागू की जाती है, पूरे इलाके को फिर से बंद कर दिया जाता है, चलने वाले इन कोठों को, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है यहाँ के, जो लोग यहाँ के रहते हैं सामान्य तौर पर, उनके लिए मुश्किलें थी। ये इलाका काफी ज्यादा वायरल हो चुका था और इस इलाके की जो इसका नाम है वो सिर्फ इन धंधों के लिए लिया जाता था, यानी वेश्यावृत्ति के लिए। इनमें से सबसे अच्छा तरीका जो इन्होंने चुन लिया था वो ऑनलाइन मार्केटिंग थी, यानी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके सहारे ये डीएम करते एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती थी और उनमें जो युवतियां रहती, महिलाएं रहती, उन्हें उनकी फोटोज, उनकी वीडियोस कस्टमर को भेजी जाती, यानी पुरुषों को, और फिर डील उसी पर हो जाती। यानी इन्होंने तरीका यह निकाला था कि पहले बातचीत हो जाएगी, पेमेंट का तरीका भी ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन जो इनका ये पूरा धंधा है, ये पूरा गेम है, वो चलेगा किसी जिसकी इज्जत होगी। कहा तो ये भी जाता है, आरोप लगता है कि इसमें कुछ पुलिस की भी मिलीभगत, यानी स्थानीय प्रशासन की भी हो सकती है। हालांकि पुलिस इन कथनों से बचती है, उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं होता।
मंगलवार को सूचना के आधार पर एसपी सिटी जो मेरठ के हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ कई जगहों पर छापेमारी की। इनमें मेरठ के A1 स्पा की संचालिका तबस्सुम और रोज वाटर स्पा के संचालिका पूजा शर्मा के खिलाफ मेडिकल थाने में, गढ़ रोड स्थित मेरठ स्किन के संचालिका शाइस्ता निकत के खिलाफ नौचंदी थाने में और युवा फैमिली सैलून की संचालिका आयशा खान के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ये जो नाम 4 आपने सुने, इन संचालकों के थे, और ये जो इसके साथ साथ A1 स्पा हो गया या फिर फैमिली करके, ये सब कुछ स्पा सेंटर थे, मसाज सेंटर थे। इनके अंदर प्राइवेट बेडरूम टाइप के एरिया बनाए गए थे, केबिन टाइप के छोटे छोटे, और उसमें एक बेड होता और बाकी के जो सामान है वो इक्विपमेंट रखे जाते। चूंकि ग्राहक पहले से ही ऑनलाइन तय हो चुके थे, तो यहां पर सिर्फ उनको आना था। यहां कोई एक तरीके की बस यहां पर वो सिर्फ उसी काम के लिए आते थे जिसकी उन्होंने डील कर रखी है। मंगलवार को जब छापेमारी होती है तो इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इनमें करीब 24 के आसपास महिलाएं थी। इन महिलाओं में कुछ को नाबालिग भी बताया गया, कुछ को यह भी बताया गया कि तलाकशुदा थी, किसी के पति ने छोड़ दिया, और बाकी के लोगों को बताया जा रहा है कि वो लड़कियां थी ज्यादा तौर पर। अब इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से यहां पर आई हैं, वो टाइम पास कर रही हैं, और कुछ ने ये बताया कि आर्थिक तौर पर उनकी हालत खराब है, इसलिए उनकी मजबूरी है। अब सोचिए, जो लोग टाइम पास के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग मजे के लिए आ रहे हैं, तो इनके पास तो कोई आर्थिक संकट नहीं है। इसके पीछे का कारण जब हमने जानने की कोशिश की तो इनमें से ज्यादातर में हमें समझ आया कि कुछ लड़कियां सिर्फ इसलिए चली जाती हैं क्योंकि उन्हें मॉडर्न बनने के तरीके सिखाए जाते हैं। उनमें से किसी के रिश्तेदार द्वारा, किसी के ऐसे लोग जो उनके दोस्त होते हैं, और कुछ अपने ही ऐसे होते हैं जिन्हें यहां पर धकेलकर उसके एवज में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारे रिएक्शंस भी देखे। उनमें तमाम लोगों का यह कहना था कि अधिकतर लड़कियों को सिर्फ ऐसे फंसाया जाता है जैसे किसी को गंदे वीडियो दिखाए जाएं, उन्हें कंटिन्यूस का एक तरीके का उनको एडिक्शन हो जाए, उनको नशा दे दिया जाए। इसके अलावा कुछ को जबरदस्ती ऐसे केसेस में धकेल दिया जाता है, किसी के साथ छेड़छाड़ की जाती है और बाद में उसे उसी के लिए गढ़ दिया जाता है। आमतौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें यही मिली कि लोगों को मॉडर्न तरीके, तौर तरीके, और उन्हें पैसे कमाने के लिए उन्हें पैसे का लालच दिया जाता था। ऐसे ऐसे सोचे कमेंट जो हम सोशल मीडिया पर हमने ढूंढा, वहां पर लोग इस तरीके से बता रहे थे कि इस के जरिए लड़कियों को आकर्षित किया जाता है, उन्हें इस गंदे धंधे में फंसा जाता है। इनमें बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिनमें महिलाओं को या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता है, जैसे देश के तमाम राज्यों से, इसके अलावा विदेशों में भी भेजा जाता है, और उन्हें इसके एवज में कुछ रुपए दिए जाते हैं। तो ज्यादातर में हमें ऐसा नहीं मिला कि उनकी या तो बेरोजगारी समस्या थी या फिर उनके पास आर्थिक संकट था। कुछ में हमें ऐसे चांसेस भी मिले जहां लोग मजे या फिर टाइम पास के लिए ऐसे गंदे कामों को अंजाम देते रहे। तो ये कहानी सिर्फ मेरठ की नहीं है, यूपी के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी खबरें आती रही हैं। आमतौर पर प्रयागराज में हमने हालिया कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी जहां पर एक ठीक ठाक घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, और वो किसी बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारी का भी बताया गया। हालांकि क्या ऐसे धंधे सिर्फ मजबूरी होते हैं, या फिर कुछ ऐसे धंधे पैसे और उसके एवज में लालच जो दी जाती है उसके लिए चलाए जाते हैं। क्राइम कथा में कल फिर मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि।